Hello and welcome to PMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 15th August 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. So before we take up the first topic of the day, I would wish you all a very happy Independence Day. वैसे अब तो शाम होने को आई है, लेकिन अभी भी हमारा इंडिपेंडेंस डे तो हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं। तो इसलिए मैं आज आपको सबको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक और इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए। देखिए, आज इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे देश भर में। तो ज़्यादातर न्यूज़पेपर के जो ऑफिसेज होते हैं वो बंद रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे असम ट्रिब्यून का ये नोटिस है कि टुडे बीइंग हॉलीडे इन द ऑफिस ऑफ असम ट्रिब्यून ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, देयर विल बी नो इशू ऑफ दिस न्यूज़पेपर टुमारो। तो कल असम ट्रिब्यून आएगा नहीं। लेकिन आजकल, पहले हिंदू द इंडियन एक्सप्रेस में नहीं आते थे, लेकिन आजकल उनका कैसा है, थोड़ा बहुत डिजिटल वर्जन वगैरह ये सब आ जाता है कि कोई कोई एडिशन आता है, कोई कोई नहीं आता है। द पॉइंट दैट इज आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि कल चूंकि ज़्यादातर न्यूज़पेपर आएंगे नहीं, क्योंकि आज उनके यहाँ छुट्टी है, तो कल मैं भी न्यूज़पेपर लाऊंगा नहीं, कल मैं भी छुट्टी मना लूंगा। ठीक है। तो आज के इस एनालिसिस के बाद हम लोग फिर मिलेंगे द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि थर्सडे के एनालिसिस में हम लोग मिलेंगे। चलिए, सो दिस इज द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट न्यू सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सो ये जो टॉपिक है, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली उसमें एग्रीकल्चर सेगमेंट से रिलेटेड है ये टॉपिक। इसके लिए पहले समझते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में। तो ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 2015 में, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसी 2015 में आवर प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड दिस स्कीम फ्रॉम राजस्थान। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बताने के लिए। तो 2015 में स्कीम शुरुआत हुई थी। इसका एम, जैसा नाम पढ़ के ही आपको समझ आ रहा है, कि फार्मर्स का जो भी सॉइल है उसकी लैब में टेस्टिंग की जाती है। तो गांव-गांव में माइक्रो लैब्स बनाए गए हैं, मूवेबल मोबाइल माइक्रो लैब्स बनाए गए हैं, और वहां पे सॉइल की टेस्टिंग की जाती है, और सॉइल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर प्रिस्क्राइब किया जाता है कि इसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर या किस किस टाइप के फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होना चाहिए। कल भी हम लोग इसी तरह के टॉपिक से हम लोग बात कर रहे थे कि एक्सेसिव यूरिया का इस्तेमाल होने के कारण जो एनपीके का रेशियो है, आइडियल रेशियो 4:2:1, वो बदल करके 10:2:1 हो गया है कई सारे जगहों पे। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए फिर लाया गया सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल की टेस्टिंग की जाती है, और सॉइल के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे फिर रिकमेंडेशन दिया जाता है कि किस तरह के न्यूट्रिएंट्स को अप्लाई करने की जरूरत है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड्स 2 सेट ऑफ फर्टिलाइजर recommendations फॉर 6 टाइप ऑफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक मैन्यूर्स। तो ऑर्गेनिक मैन्यूर्स इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, वो सभी रिकमेंडेशन होता है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंतर्गत। फार्मर्स कैन ऑल्सो गेट रिकमेंडेशंस ऑन एडिशनल क्रॉप्स ऑन डिमांड। किसी नए क्रॉप के बारे में, जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड में तो 6 क्रॉप्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहता है, लेकिन फार्मर्स अगर किसी नए क्रॉप से रिलेटेड अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो उस पर भी उनको सजेशन मिल सकता है कि अगर आपको ये वाला क्रॉप उगाना है तो आपको अपने सॉइल के अंदर ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स डालने हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो लाया गया 2015 में, इसका 2-3 सालों में ही काफ़ी अच्छा आउटकम देखने को मिल रहा है। तो एज पर नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल्स रिपोर्ट, ये स्टडी की गई प्रॉपरली, और उस रिपोर्ट के बेसिस पे पता चलता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड के कारण लगभग 8 to 10% ऑफ सेविंग्स हो रही है ऑन द ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स दैट फार्मर्स हैड टू मेक ऑन फर्टिलाइजर्स। क्योंकि जैसे रिक्वायरमेंट है उस तरीके का फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, तो फर्टिलाइजर का वेस्टेज थोड़ा कम हो रहा है, तो सेविंग्स हो रही है। उसके अलावा ईल्ड ऑफ द क्रॉप्स ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो प्रोडक्शन जो है, बेहतर न्यूट्रिएंट्स डालने के कारण द ईल्ड ऑफ द क्रॉप्स आउटकम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बाय 5 to 6%। अभी तक तो 5 से 6% का ईल्ड इंक्रीज देखने को मिला है। अब करंट न्यूज देखते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम तो अब लगभग 8 साल पुराना स्कीम है। करंट न्यूज ये है कि भारत सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को थोड़ा अपग्रेड किया है। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, बट थोड़े बहुत जो चेंजेस हैं, इसी बहाने हमने पूरा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को रिवाइज कर लिया। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कभी भी कोई प्रश्न आए तो उसमें रिकमेंडेशन साइड में आप लिख सकते हैं डिफरेंट इनिशिएटिव्स में, जैसे प्रधानमंत्री कृषि विकास
योजना, तो उस सब में आप लिख सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट स्कीम सॉयल हेल्थ कार्ड इनिशिएटिव। तो जो नए चेंजेस लिए गए हैं हाल फिलहाल में सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम को जो अपग्रेड किया गया है, उसमें क्या चीजें हैं जरा देखिए। तो नाउ द स्कीम हैज बीन मर्ज्ड विथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड इट हैज बीन पुट अंडर वन सब component of राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दैट इज सॉयल एंड हेल्थ फर्टिलिटी component। तो भारत सरकार की एक स्कीम है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। उसके अंतर्गत सॉयल एंड हेल्थ फर्टिलिटी सब कंपोनेंट है। सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम को अब इसी स्कीम के अंतर्गत ला दिया गया है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना नाम आपको याद होना चाहिए। मैंने कहा ना कि मेंस में स्कीम्स ज़्यादातर आपसे सीधा सीधा तो कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन स्कीम्स का काम आपको तभी पड़ता है जब आप सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर लिख रहे होते हैं कि व्हाट स्टेप्स कुड बी टेकन, व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड। तो उसमें जितने ज़्यादा आपकी ये इनिशिएटिव भी लिया गया है, ऐसा भी किया जा सकता है, उससे फ़ायदा मिलता है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और उसके अंतर्गत सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम को अब सब्ज्यूम कर दिया गया है। एक दूसरा अपग्रेडेशन है कि अब सॉयल हेल्थ कार्ड जो स्कीम है उसके अंतर्गत अब अलग अलग सॉइल्स की जब टेस्टिंग की जाएगी, तो उससे टेस्टिंग से रिलेटेड जो रिपोर्ट है या डेटा है वो अपलोड कर दिया जाएगा थ्रू जीआईएस सिस्टम, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या होता है, अलग अलग जगहों का फिर आप घर बैठे इंटरनेट की मदद से आप मैप पे अलग अलग सॉइल्स का क्या न्यूट्रिएंट है या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है वो देख सकते हैं। तो जीआईएस बेसिकली डिजिटल इंफॉर्मेशन विथ रेस्पेक्ट टू लैंड, इसको आप शॉर्ट में कहते हैं जीआईएस, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आपके आसपास के एरिया का जो सॉइल है उसमें क्या कंपोनेंट है बेसिकली और क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, ये सारे इंफॉर्मेशन जीआईएस की मदद से अब अपलोड हो जाएंगे डिजिटल मैप पे, जिसको हम लोग घर बैठे बैठे देख सकते हैं। तो ये कुछ अपग्रेडेशन है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंतर्गत। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ह्यूज स्पाइक इन सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, उसमें ह्यूज स्पाइक देखने को मिला है। ये आर्टिकल मैं इसलिए कवर कर रहा हूं ताकि जो क्लास में हम लोग इन्फ्लेशन रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं उसको हम लोग करंट डेवलपमेंट से लिंक करके देखें, ताकि हमारा नॉलेज जो है वो कंसोलिडेट हो। सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए न्यूज क्या आई है कि रिटेल इन्फ्लेशन या सीपीआई इन्फ्लेशन जिसको हम लोग कहते हैं, दैट वाज 7.44% इन द मंथ ऑफ जुलाई एज पर द रिसेंट रिलीज बाय एनएसओ। आपको मैंने क्लास में बताया है कि एनएसओ जो है वो सीपीआई इन्फ्लेशन को मेजर करती है। अब ये जो रिटेल इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा स्पाइक देखने को मिला है, दैट हैज़ बीन मेनली बिकॉज ऑफ द फूड आइटम्स। फूड आइटम्स के प्राइस में स्पाइक है, वेजिटेबल, सीरियल्स, पल्सेस। यू सी, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स inflation was 11.51% and that has overall led to this much spike in overall CPI inflation। फूड का आपको मैंने क्लास में भी रटाया है बार बार कि सीपीआई में वेटेज काफी ज्यादा है, लगभग 50% के आसपास है फूड का वेटेज। तो फूड के अगर प्राइसेस इतने ज्यादा ऊपर जाएंगे तो दैट विल नेचुरली रिफ्लेक्ट इन हाई इन्फ्लेशन इन ओवरऑल सीपीआई। तो रिटेल इन्फ्लेशन हैज picked up because of huge food fuel I'm so sorry food inflation। आपको क्लास की बातें वो भी याद आनी चाहिए। मैंने क्लास में आपको जब हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन के बीच का अंतर समझाया है, तो मैंने आपको बताया है कि कैसे फूड और फ्यूल के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। इसी कारण से कभी कभार फूड और फ्यूल के इन्फ्लेशन को छोड़ करके जो बचा हुआ इन्फ्लेशन है उसको हम लोग कहते हैं कोर इन्फ्लेशन, उसको देखना भी जरूरी होता है। तो यू मस्ट बी एबल टू रिकॉल दिस दिस फॉर्मूला, कोर इन्फ्लेशन इज इक्वल टू हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो ओवरऑल हमारा इन्फ्लेशन है, चाहे सीपीआई मेजर कर रहा हूँ या डब्ल्यूपीआई मेजर कर रहे हो, माइनस फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन। तो फूड एंड फ्यूल को हम लोग इसीलिए कभी कभार सेपरेट आउट करके बचे हुए आइटम्स का इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, क्योंकि फूड एंड फ्यूल का तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। तो जो बहुत जल्दी ऊपर जा रहा है उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो ये जो करंट इन्फ्लेशन है, नाउ व्हेन वी सी दिस करंट इन्फ्लेशन इज बिकॉज ऑफ फूड आइटम्स, देन इट इज नॉट that much matter of concern। matter of concern तो है but not that much matter of concern। had it been the core inflation going up, that would have been the real matter of concern or serious worry।
as compared to overall food inflation going up. I hope you are able to link this idea. Then आपको बेसिक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट के बारे में मैंने बताया कि हाउ आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन एन अग्रीमेंट. As per this agreement, known as Monetary Policy Framework Agreement, it is RBI's responsibility to keep inflation within the range 4 plus minus 2%, यानी कि 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रखना है आरबीआई को. दैट इज द मेन टारगेट बिहाइंड मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू. तो अब चूंकि ये जब करंट इन्फ्लेशन रेट देखिए, ये 6% के आंकड़े को तो ब्रीच कर चुका है, राइट. 7.4 ऐसे कुछ है, 7.44. इनफैक्ट दिस इज द थर्ड टाइम इन दिस फिस्कल ईयर, जिस फिस्कल ईयर में है अभी, दिस इज द थर्ड टाइम व्हेन द inflation has gone beyond the desired range of 6% and seventh instance since July 2022. तो लगातार इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर उसको आरबीआई सक्सेसफुली कंट्रोल करके नीचे ले आ रही है बाय इंक्रीजिंग रेपो रेट. आपको एक बात अच्छे से समझनी है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट में जो मेन टारगेट है वो है कीपिंग सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन बिटवीन 2% to 6%, and the main tool है that is repo rate. So now you can expect कि आरबीआई, चूंकि 7.44% का इन्फ्लेशन है, तो आरबीआई में कॉल सम ऑफ साइकिल मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, क्योंकि अभी अभी तो रिव्यू हुआ है, इसी अगस्त महीने में तो हुआ है. उस टाइम में तो आरबीआई के एक्सपेक्टेशन थे कि 6% से कम रहेगा इन्फ्लेशन, लेकिन उससे काफी ज्यादा रहा है. तो आरबीआई मे कॉल सम ऑफ साइकिल मॉनेटरी रिव्यू. आरबीआई मे नॉट वेट फॉर 2 months, और उसमें आरबीआई में इंक्रीज मे बी स्टार्ट बोरोइंग ऑन रिवर्स रेपो रेट और मे इंक्रीज रेपो रेट. तो रेपो रेट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल. तो मेन टारगेट इज सीपीआई इन्फ्लेशन 2% to 6% एंड मेन टूल इज रेपो रेट. आपको ये बात भी याद होगी कि इफ CPI is out of this range for 3 successive quarters, that is 9 months, it will be considered as monetary policy failure, and RBI will have to explain the reason and suggest corrective measures. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आदित्य L1 मिशन. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर मास सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, जुलाई महीने में 2 सक्सेसफुल मिशंस लॉन्च करने के बाद, एक तो चंद्रयान 3 है, इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सिंगापुर के कुछ सैटेलाइट्स को कॉमर्शियल पर्पस के लिए लॉन्च किया है इसरो ने. तो 2 सक्सेसफुल लॉन्चेज इन जुलाई. नाउ इसरो इज टेकिंग अप द नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट, दैट इज आदित्य L1 मिशन. That most probably will come in early September this year. Aditya L1 mission is a space probe for studying sun. इसमें जो L1 टर्म है दैट मीन्स लैग्रेंज पॉइंट नंबर 1. इट इज अ स्पेशल पॉइंट. इसका क्या स्पेशलिटी है वो हम अगले स्लाइड पे देखेंगे. मुद्दा ये कि हमारे अर्थ से हम लोग एक आदित्य L1 नाम का स्पेस प्रोब भेजेंगे जो सन के अराउंड जाकर के सन को स्टडी करेगा. तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि L1 जो है दैट मीन्स लैग्रेंज पॉइंट. लैग्रेंज पॉइंट की क्या खासियत होती है? देखिए, लैग्रेंज पॉइंट बिटवीन 2 सेलेसियल बॉडीज, दोज पॉइंट्स जहां पे 2 हेवेनली या सेलेसियल बॉडीज के जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं वो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, वैसे पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल, ये L1 पॉइंट आप देख रहे हैं, तो ये सन और अर्थ के बीच में ये ऐसा पॉइंट है जहां पे, अब देखिए, अर्थ का साइज तो छोटा है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल तो कम रहेगा, तो डिस्टेंस अर्थ से ज़्यादा नज़दीक है L1 का. सन का बड़ा साइज है तो सन से डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है. आपको पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G मल्टीप्लाइड विथ M1 M2, 2 ऑब्जेक्ट्स जिनके मासेस, जिनके बीच में आप ग्रेविटेशनल फोर्स मेजर कर रहे हैं, तो G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. R इज द डिस्टेंस. तो सन का डिस्टेंस ज़्यादा रखा गया है, अर्थ से डिस्टेंस कम रखा गया. तो L1 इज दैट पॉइंट जहां पे सन और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है एक दूसरे को नलीफाई कर देता है. L1 पॉइंट पे कोई भी स्पेस प्रोब को रखने से क्या फायदा होगा? इससे ग्रेविटेशनल पुल जब नलीफाई हो जाते हैं तो उसकी फ्यूल रिक्वायरमेंट काफी कम हो जाएगी. ये जो आदित्य L1 है इसको
अर्थ से भेजा जा रहा है और उसको प्लेस किया जाएगा इस L1 पॉइंट पे, जिससे उसकी फ्यूल रिक्वायरमेंट मिनिमम रहे और अर्थ ऐसे घूमता रहेगा, आदित्य L1 भी ऐसे घूमता रहेगा। और आदित्य L1 जो है सन के अलग अलग रीजन्स को स्टडी करेगा, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, सन से जो सोलर इमिशंस निकलते रहते हैं, इसको हम लोग कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं, इन सबको स्टडी करेगा आदित्य L1। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्या पता प्रीलिम्स में पूछ ले, मेंस में आप ऐसे किसी फिलर पॉइंट की जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा वैल्यू एडिशन के लिए। तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर परस्पेक्टिव। हाइड्रोपोनिक्स ये मॉडर्न साइंटिफिक फार्मिंग मेथड है जिसमें सॉइल लेस फार्मिंग की जाती है। वाटर में प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, मतलब देर आर सर्टेन रूट्स और सर्टेन प्लांट्स हुज रूट्स कैन फ्लोट इन द वाटर एंड दे कैन टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द वाटर इटसेल्फ। हाइड्रोपोनिक्स के अपने फायदे भी हैं, जैसे देखिए ये प्लांट आप देख रहे हो, इसको हाइड्रोपोनिक प्लांट कहा जा सकता है क्योंकि इसके रूट जो है सीधा सीधा वाटर में ही सर्वाइव कर सकते हैं। और वाटर में जो रूट सर्वाइव कर सकते हैं उनकी खासियत ये होती है कि वाटर में हम न्यूट्रिएंट्स डालते जाएंगे और रूट्स की न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ती है या ज़्यादा रहती है। वाटर से तो सीधा सीधा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेगा ना, इसमें वेस्टेज भी कम होता है। जबकि सॉइल में जब हम न्यूट्रिएंट डालते हैं फर्टिलाइजर के थ्रू, तो वो बहुत बार जाकर के ग्राउंड वाटर में जाकर के मिल जाता है सीपेज के थ्रू। तो ये सब प्रॉब्लम्स हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी में नहीं है। हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग, as I told you, the plants are grown inside water. They are not rooted in soil, but they float on water. And water is given high concentration of mineral, and these minerals help this water to grow at a faster rate. तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की खासियत ही ये है कि उसमें जो ईल्ड होता है प्लांट्स का या रेट ऑफ ग्रोथ होता है दैट इज वेरी फास्ट। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग हमारे असम के गुवाहाटी जू में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो लगभग 3 साल पहले प्रोजेक्ट शुरू हुआ था हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करके, लगभग 1200 किलोग्राम। अब ये डेटा मैंने लिया तो है गुवाहाटी जू से, अलग अलग गुवाहाटी जू के बारे में। 1200 किलोग्राम ऑफ फॉडर ग्रास एवरी डे इसको डेवलप किया जाता है विथ हेल्प ऑफ हाइड्रोपोनिक फार्मिंग इन ऑर्डर टू फीड द हर्बीवोरस एनिमल्स इन द जू। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का न्यूज़ हाल फिलहाल में इसलिए आया क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने हाल फिलहाल में लोकसभा को इन्फॉर्म किया कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR का बेंगलुरु ब्रांच ने एक नया प्लांट वेरिएंट डेवलप किया है हाइड्रोपोनिक्स का। अब दिस न्यूज़ वाज नॉट इम्पोर्टेंट, येट आई कवर्ड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हाइड्रोपोनिक्स बिकॉज आई फेल्ट लाइक इट माइट बी यूजफुल इन प्रीलिम्स एग्जाम। तो इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वाइल्ड फायर इन हवाई। अगेन आई बिलीव कि ये टॉपिक प्रीलिम्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेसेज इन न्यूज़ में ज़्यादा जरूरी है। आपको पता होगा हवाई आइलैंड से रिलेटेड APSC ने प्रीलिम्स में सवाल पूछा है, इसी साल UPSC ने पूछा है, तो इम्पॉर्टेंट है हवाई आइलैंड्स। बट हाँ, ये जो वाइल्ड फायर आया है हवाई में, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज GS पेपर 3। तो हवाई पहले कहाँ इसका लोकेशन है ये जरा देखिए। देखिए ये हवाईयन हॉटस्पॉट्स, दे आर लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन, बिल्कुल सेंटर में है द पैसिफिक ओशन के। तो दे आर नॉट पार्ट ऑफ पैसिफिक रिम ऑफ फायर, दे आर वोल्केनिक, वोल्केनिक हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पैसिफिक रिम ऑफ फायर का हिस्सा नहीं है। एंड दिस इज हवाई इज वन ऑफ द US स्टेट लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन एज आई सेड। इसका कैपिटल सिटी है होनोलुलु। इसमें 8 बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, टुगेदर दे आर नोन एज 8 मेन आइलैंड्स। These islands are part of an archipelago. Archipelago मतलब series of islands formed by volcanic activities. तो यहाँ पे काफ़ी सारी वोल्केनिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, छोटे छोटे या बड़े वोल्केनोज हैं, और उनमें से मोना लोआ एक इम्पॉर्टेंट वोल्केनो है जिससे रिलेटेड प्रीलिम्स में सवाल पूछा था APSC ने दिस ईयर। अभी करंटली ये न्यूज़ में क्यों है हवाई, क्योंकि हवाई में एक बहुत ही वर्स्ट तरीके का वाइल्ड फायर देखने को मिला। वर्स्ट इन द सेंस कि वेरी डिजास्टरस, वेरी कैटेस्ट्रॉफिक वाइल्ड फायर देखने को मिला दैट हैज लेड टू डेथ ऑफ 80 पीपल सो फार।
अब एग्जैक्टली ये हवाई के जो वाइल्ड फायर हैं, इनका वाइल्ड फायर का क्या मतलब है? जंगलों में आग लग जाना, उस आग लग जाने से आसपास के रेजिडेंशियल इलाकों में भी लोगों का नुकसान होना। तो वाइल्ड फायर का एग्जैक्ट रीजन नहीं पता चला है अभी तक तो, बट कारण एक मेन बताया जा रहा है, ह्यूमन नेग्लिजेंस, मैन मेड फैक्टर। लोग जाते हैं, कैंपिंग करते हैं जंगलों में, गार्बेज डिस्पोज करके आ जाते हैं। कई सारे उसमें जो गार्बेज होते हैं वो हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं। तो एक ये कारण बताया जा रहा है हवाई वाइल्ड फायर के पीछे। दूसरा, हवाई वाइल्ड फायर जो है वो इतना ज़्यादा इंटेंस क्यों हो गया, वो जरा समझते हैं। इससे रिलेटेड जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है। तो ये जो हवाई वाइल्ड फायर आया, उसी वक्त हरिकेन डोरा बन रहा है पैसिफिक ओशन में। हरिकेन, अब हरिकेन का तो आपको पता है कि उसमें एक हाई प्रेशर जोन होता है, लो प्रेशर जोन होता है। तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर जोन के बीच में हवाएं तो तेज तरीके से बहेंगी ना, winds will flow from high pressure to low pressure zone. तो हरिकेन डोरा बना। हरिकेन डोरा वाज नॉट क्रिएटेड ऑन हवाई, बट हवाई का कैसा है, हवाई जो है वो पड़ गया बीच में बिटवीन द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर जोन, जिस कारण से तेज हवाएं बहने लगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। 3-4 दिनों तक तेज हवाएं बही, और जिन तेज हवाओं के कारण जो आग की लपटें हैं, दैट गॉट स्प्रेड इन ए वेरी फास्ट मैनर, जिस कारण से इसको कर्व कर पाना कठिन हो गया, एंड दैट लेड टू सच ए ह्यूज डिजास्टर। तो Hurricane Dora was not on the Hawaii island, yet it caused intensification of Hawaii wildfire because the high pressure and low pressure zone के बीच में पड़ गया हवाई आइलैंड। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था कि अगर हमारा झंडा फहराया जाना है along with other flags, it must be on the extreme right. सबसे ज़्यादा फूड सब्सिडी है, फिर फर्टिलाइजर एंड देन पेट्रोलियम, तो करेक्ट आंसर वुड बी 213। डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा था। K2 is of course the highest peak of India, but it is not part of Great Himalaya, it is part of Karakoram. That's all from our side for today. Thanks for watching.